हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें आपको फिगर बनाने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप फिगर इसके डायग्राम अगर अच्छे से बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके सोल्यूशन बहुत छोटे छोटे होते हैं बट इनके फिगर में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है। तो आप अगर फिगर पे कमांड होगा तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में पहले बेसिक इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि क्या क्या हमको जरूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं हम लोग इस पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो क्लियर और चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट रखते हैं इसमें। पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों परिचय। ठीक है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है हम लोग सब चीज इसमें पहले कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात इसमें आती है, आपको रेखाएं पता है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये सब तो पता ही है। ठीक है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा कैसी होती है? क्षैतिज रेखा, ये तो सभी को पता है। क्षैतिज रेखा एक्स एक्सिस को कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा ऐसे रहती है, एक्स अक्ष। ठीक है, क्षैतिज रेखा ऐसे होती है। फिर ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा वाई एक्सिस को कहते हैं। वो कैसे होता है बच्चों? इस तरीके से होता है। ठीक है, वाई अक्ष। तो हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा इन दोनों को समझ लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ कोण होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्नयन कोण, ठीक है, एक उन्नयन कोण होता है, एक अवनमन कोण होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको देखते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है? हमारे जो नेक्स्ट हेडिंग है उन्नयन कोण। ठीक है, ये हमेशा उन्नयन कोण कैसे बनता है बच्चों? ये हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, जैसे हम लोग इसको समझते हैं, जैसे मान लिए एक कोई व्यक्ति है यहाँ पे, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, जब वो अपने आंख को कोई ऑब्जेक्ट, अगर सपोज करिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। ठीक है, जब ये इंसान ऊपर की तरफ देखेगा ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे आधार तो होगा ही, बेस आधार तो होगा ही। ठीक है, तो ये जब व्यक्ति अपने आंख को ऊपर की तरफ, मतलब दृष्टि जो है, इसको कह सकते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, व्यक्ति ऊपर की तरफ जब देखेगा तो यहाँ जो कोण बनता है थीटा, इसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं बच्चों? इसी कोण को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, कौन सा कोण बोलते हैं? उन्नयन कोण। और ये कौन सा रेखा है? ये तो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। तो ये बात हमेशा आप याद रखेंगे, उन्नयन कोण में हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। इस कोण में हम लोग क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, हमेशा उन्नयन कोण में हम लोग कहां से देखते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। अगला जो है वो है आपका अवनयन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। अवनमन कोण की कहानी क्या है? सेम चीज है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है। ये व्यक्ति जब कहाँ देखेगा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर थी, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? नीचे की तरफ। ये वस्तु है, ठीक है, तो ये व्यक्ति अपने आंख को कहाँ देखेगा? नीचे की तरफ देखेगा। तो फिर से ये तो आधार होगा ही, हमेशा आधार पे ही व्यक्ति खड़ा रहेगा।
ठीक है, तो ये आपका आधार था। तो ये जो नीचे की तरफ देख रहा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अवनमन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण बनता है। और ये आपके क्षैतिज रेखा तो है ही, क्षैतिज रेखा तो है ही इसमें। अवनमन कोण, अवनमन कोण हमेशा कहां से बनता है बच्चों? ऊपर से नीचे की ओर। और जब ये देख रहा है तो ये कैसी रेखा है? ये फिर से दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा। तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अवनमन कोण में जो व्यक्ति है वो कहां से दिखता है? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर व्यक्ति देखता है। ऐसे कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। कभी भी आपको अवनमन कोण दिया है तो अवनमन कोण अगर ये थीटा है तो आप यहाँ पे रेखा ड्रॉ करके इसको भी थीटा कर सकते हैं। कैसे? अंत एकांत कोण से। तो कभी अवनमन कोण दिया है तो उसको हमेशा किस में बदल दीजिए? उन्नयन कोण में। उन्नयन कोण रहेगा तो आसानी से कोई चीज ज्ञात हो सकती है। वैसे इसमें भी ज्ञात हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अवनमन कोण दिया है तो उसको उन्नयन कोण में हम लोग अंत एकांत कोण से बदल सकते हैं। आप थीटा ऐसे देखिए, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आपको पता है ये इसके समांतर होगी, तो फिर ये थीटा तो ये थीटा अंत एकांत कोण का काम करेगा। तो ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसमें, अवनयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, आपके क्वेश्चन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। एक हम लोग नेक्स्ट नियम और देखते हैं जो हम लोग त्रिकोणमिति से पढ़ के आए हैं, जिसका इसमें बहुत यूज होगा। ठीक है, त्रिकोणमिति में हमने पढ़ा है कि त्रिकोणमिति में जो हम लोगों ने रूल पढ़ा है, हमेशा ये रूल चलेगा, एल ए एल बटे के ए। ठीक है, एल 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 बटे के हमेशा ऐसे बटा, ठीक है, ए बटे के एल बटे के। तो ये पहला वाला हमेशा क्या होता है? साइन थीटा। ये क्या होता है? कॉस थीटा। ये क्या होता है बच्चों? टेन थीटा। ठीक है, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है, जिसमें जहां एल क्या है? एल है आपका लंब। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है बच्चों? कण है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका आधार है। ठीक है, लंब कण आधार। ठीक है, तो पहला वाला जो रूल है जो साइन थीटा के लिए यूज होता है, साइन थीटा के लिए क्या यूज होता है? एल बटे के। एल क्या है? लंब। लंब बटे के क्या होता है? कण। इसको हम लोग यहां पे नोट करते हैं। साइन थीटा के लिए क्या यूज हो जाएगा बच्चों? एल बटे के। ठीक है, कॉस थीटा के लिए क्या यूज हो जाएगा? ए बटे के। और टेन थीटा के लिए क्या यूज हो जाएगा? एल बटे के ए। ठीक है, उसी तरीके से उल्टा कॉट थीटा के लिए क्या यूज होगा? ए बटे के एल। उसके बाद सेक थीटा के लिए क्या यूज हो जाएगा? के बटे के ए। उसी तरीके से आपका कोसेक थीटा के लिए क्या यूज हो जाएगा? के बटे के एल। ये चीज हमको अच्छे से याद होनी चाहिए, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चैप्टर में। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद आपको त्रिकोणमिति के जो रूल है, वैल्यू है, वो भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या था। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर बनता है। ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति टेबल। ठीक है, त्रिकोणमिति का टेबल, हमको टेबल भी याद होना चाहिए। मतलब साइन कॉस से याद है तो बाकी चीजों की जरूरत हमें नहीं है। तो साइन थीटा, साइन, और साइन का याद है तो कॉस इसी का उल्टा होता है। जैसे साइन है, पहले रहेगा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री,
फिर साइन 30, 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, अगर ये इतना याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतने पे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है बच्चों, साइन 0 0 डिग्री होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। कॉस इसी का उल्टा होता है बच्चों, कॉस थीटा, कॉस इसी का उल्टा। ठीक है, देखिए साइन 0 इधर से, साइन थीटा में इधर से चलते हैं, कॉस थीटा में इसी का अपोजिट चलते हैं। तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 1 होता है। साइन 60 कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 30 कितना होता है, जो साइन 60 होता है, तो √3/2। कॉस 45 ये तो सेम रहता है। कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये दो वैल्यू अगर हमें पता है तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए tan भी पता होना चाहिए, साइन कॉस पता है तो tan तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। tan थीटा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो tan 0 क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन 0 बाई कॉस 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू बच्चों, साइन 0 की अभी निकालने हैं कितना, 0। और कॉस 0 कितना होता है, 1। 0/1 क्या होता है, 0 होता है। परिमेय संख्या होती है तो 0/1 क्या होता है, 0। तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइन tan 30 कितना होगा, तो tan 30 क्या होता है, साइन 30 अपॉन में कॉस 30। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। और कॉस 30 की कितनी है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। अगर आप वैल्यू भूल भी रहे हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद tan 45, tan 45 कितना होता है, तो 1 होता है डायरेक्ट। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, फिर tan 60, tan 60 कितना होता है, साइन 60 अपॉन में कॉस 60। साइन 60 कितना है, √3/2। कॉस 60 कितना है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, √3। ये √3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद tan 90, tan 90 कितना होता है बच्चों, साइन 90 अपॉन में कॉस 90। साइन 90 कितना है, साइन 90 1 है, और कॉस 90 कितना है, 0। 1/0, 0 नहीं होता है, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ हमें इतने टेबल भी याद हैं तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। और उसमें भी साइन याद है तो कॉस निकाल लेंगे, कॉस साइन याद है तो कॉस निकाल लेंगे, साइन का उल्टा ही कॉस है, और साइन कॉस पता है तो tan निकाल लेंगे। तो इतने इंट्रोडक्शन का पार्ट था जो हम लोगों को देखना जरूरी था, और आपको अच्छे से ये दिमाग में होनी चाहिए। तब उसके बाद हम लोग कोई भी क्वेश्चन इसके रहेंगे तो उसको आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद फिगर को ड्रॉ करना होगा, तब आप इस क्वेश्चन को, हम लोग अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं उदाहरण से। ठीक है बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 1 क्या है, उदाहरण नंबर 1 है बच्चों, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार एक पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम क्या है बच्चों, कि सारी चीजें अगर हमें पता है तो हम इसके फिगर को ड्रॉ करें। अगर आप फिगर बना लेंगे इसको इस चैप्टर में, तो आपको सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोल्यूशन तो बहुत आसान होता है, लेकिन फिगर थोड़ा सा इसमें टफ होता है। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक चीज को हम लोग ड्रॉ करते हैं। धरती पर एक मीनार, मीनार क्या है बच्चों, मीनार हम पिलर को कहते हैं, जो ऐसे खड़ा खंभा होता है ना, उसी को हम लोग मीनार कहते हैं। अब कोई भी खंभा है तो वो कभी भी क्षैतिज रेखा पे थोड़ी ना होगी। अब कोई भी खंभा है तो कभी ऐसे थोड़ी ना होगा, वो हमेशा लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है। कोई भी मीनार आप देखे होंगे, कोई भी पिलर देखे होंगे, तो वो हमेशा इस दिशा में खड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, कभी भी क्षैतिज दिशा में नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये हुई। धरती, धरती तो आधार हो गया, ये धरती है, मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड क्या है, ये धरती है। ठीक, अब धरती पे
अगर मुझे ये पेन मान लीजिए खंबा है तो इसे खड़ा करना है, तो हम कैसे खड़ा करेंगे? ऐसे खड़ा करेंगे? नहीं, ये गलत तरीका है, ऐसे खड़ा करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लंबवत करते हैं। तो वही कंडीशन कह रहा है, धरती पर एक मीनार। तो धरती मान लीजिए ये धरती है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी बोले या फिर इसको क्या बोलते हैं आप? धरती बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, धरती, धरती पर एक मीनार। तो मीनार, अब मीनार खड़ा है, खंबा खड़ा है, तो खंबा तो ऐसे ही खड़ा होगा बच्चों, इसी तरीके से खड़ा होगा ना। अब इसी को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, धरती पर एक मीनार खड़ा है, खड़ा कर दिए। धरती के एक बिंदु से, धरती, अब धरती के इस बिंदु पे अगर मीनार खड़ा है तो धरती का एक बिंदु, अब दूसरा एक बिंदु क्या हो गया? एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये, यही दो बिंदु है धरती के। एक बिंदु ये धरती का है और धरती का दूसरा बिंदु क्या है बच्चों? ये है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से, तो धरती का एक बिंदु ये है, अपाद बिंदु क्या होता है धरती का? ठीक है, धरती का पाद बिंदु ये है। पाद बिंदु मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, तो उससे इनकी बीच की दूरी कितनी है? 15 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, कितना है? 15 मीटर है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से 15 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, मीनार है, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया। देखिए धरती का पाद बिंदु ये है, ठीक है, और मीनार का पाद बिंदु कौन है? ये है। ये मीनार का क्या बच्चों, मैं यहां लिख भी देता हूं, मीनार का पाद बिंदु, ये मीनार का पाद बिंदु है। और ये किसका पाद बिंदु है बच्चों? धरती का पाद बिंदु। ठीक है, मीनार का पाद बिंदु, धरती का पाद बिंदु। बोल रहा है कि मीनार के शिखर, और ये क्या है? ये तो मीनार है, मीनार है, तो मीनार का ये क्या हो गया? शिखर ही तो हो गया। मैं एक एक पॉइंट को लिख दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो मीनार का शिखर, शिखर ये है, शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब उन्नयन कोण मैंने बताया था, उन्नयन और औन्नयन। उन्नयन क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जो व्यक्ति है वो कहां से देख रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ऐसे देख रहा है। तो थीटा कोण कहां होगा? ये होगा, जो हमको कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। ये चीज सभी को मैंने अभी कंसेप्ट में बताया भी है कि उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, और मीनार है, मीनार देखिए क्लियर दिख रहा है कि ये मीनार है और ये धरती है। तो मीनार का पाद बिंदु ये है, धरती का पाद बिंदु ये है। अब मीनार का शिखर क्या है? शिखर मतलब ऊपरी चोटी, ये है ऊपरी सिरा। ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको मीनार की ऊंचाई बोल रहा है, मतलब इसको हमको ज्ञात करना है, इसको हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ये क्या है? मीनार की ऊंचाई x है। ठीक है, मान लेते हैं मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है बच्चों? x है। इसका नाम रख दीजिए a b c, कुछ भी नाम रख सकते हैं, a b c। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, मीनार की जो क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। तो आधार और ऊंचाई में एक संबंध होता है। अब देखिए ये कोण है थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? थीटा कोण के जस्ट सामने क्या होता है? लंब होता है। लंब कभी किसी भी त्रिभुज में लंब कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, लंब हमेशा क्या होता है? सॉरी, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है ना। अब ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है बच्चों? कर्ण होता है। कर्ण कभी भी किसी भी त्रिभुज में कर्ण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। लंब और आधार चेंज होते हैं, वो थीटा एंगल के ऊपर। अगर थीटा एंगल यहाँ है तो इसके सामने लंब होगा, अगर थीटा एंगल यहाँ है तो इसके सामने क्या होगा? लंब। तो थीटा कोण है तो इसके सामने क्या हो गया? लंब। तो लंब हो गया तो ये क्या हो गया? ये तो आधार हो गया। क्लियर है, धरती है, धरती तो आधार पे ही ना होगी। ठीक है, तो कर्ण पता चल गया, आधार है, लंब है। अब हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो बहुत आसानी से हम x ज्ञात कर सकते हैं। लंब और आधार में हमने एक संबंध देखा था, अभी ऊपर देखे थे हमने रूल, क्या रूल था? LAL बटे के K। ठीक है, देखिए लंब बटे के कर्ण, आधार बटे के कर्ण, लंब बटे के आधार। तो लंब और आधार में कौन सा नियम चलता था? अभी देखिए ये पहले वाले को साइन थीटा कहते थे, इसको क्या कहते थे? कॉस थीटा, इसको क्या कहते थे? टेन थीटा। तो कौन सा रूल चलता था? लंब और कर्ण में कौन सा रूल चलता है बच्चों?
ये लंब है और ये आधार है, ठीक है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार में कौन सा रूल चलता है, tan थीटा का चलता है। तो इस त्रिभुज में हम लोग कौन सा रूल यूज कर दें, tan थीटा कर दें, तो बहुत आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या यूज कर दे, tan थीटा, ठीक है, मतलब tan A। तो tan A, अब ये A है तो इसके सामने लंब, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे के आधार, ठीक है, L बाई A, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, लंब बटे के आधार कहते हैं, ठीक है। तो tan A, लंब, लंब क्या है बच्चों इसमें, BC, अपॉन में आधार क्या है, AB है, ठीक है। अब यहाँ पे A की वैल्यू हमें दिया है, A कितना दिया है, tan 60 दिया है, tan 60 डिग्री दिया है, ठीक है। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है x, और उसके बाद यहाँ पे AB कितना दिया है, 15 दिया है। हम यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, माना स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई x मीटर है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3, तो यहाँ लिख दीजिए √3 इक्वल टू x अपॉन में 15, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 3 का गुणा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15√3 क्या चीज, मीटर। तो x का मान हमने 15√3 निकाल दिया। तो x हमने माना किसको था, मीनार की ऊंचाई, तो लिख देंगे लास्ट में क्या, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। सबसे पहला काम हम लोग को फिगर बनाना है। फिगर अगर क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिगर जैसे जैसे फिगर बोल रहा है वैसे वैसे बनाइए। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों ये दिमाग में रखिए कि उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और अवनमन कोण कहां जाता है, ऊपर से नीचे की ओर हम लोग देखते हैं। मतलब व्यक्ति जो है उसकी जो दृष्टि रेखा है जो उसकी है, उन्नयन कोण में दृष्टि रेखा कहां रहती है, नीचे से ऊपर की तरफ, और अवनमन कोण में जो दृष्टि रेखा होती है वो कहां होती है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। वैसे तो इसमें फिगर आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में इसमें फिगर है, बट हम लोग फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपको फिगर पे कमांड अगर हो गया ना तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें सबसे मेन चीज फिगर ही है। अगर आप फिगर पे अच्छा अपना कमांड बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसके फिगर को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, और सभी बच्चे फिगर को बनाने की कोशिश करिए। बुक में दिया है तो आप उसको उतारिए मत, आप अपने से बनाइए, अगर गलत है तो फिर बुक से मिला लीजिए, ठीक है। हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन बुक के हेल्प से ही बनाने की कोशिश, क्योंकि बिंदु जो दी है उसको तो देखना पड़ेगा ना। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंबे, तो क्लियर है खंबा कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये सब चीज तो आप अपने से भी कर सकते हैं कि खंबा है ये ऊर्ध्वाधर रेखा में ही रहेगा, क्षैतिज रेखा में तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये तो बात क्लियर है ना बच्चों, ये क्या है, खंबा है, ठीक है। अच्छा, एक खंबा एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर पर आ गई खराबी। इसका मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे ये पूरा खंबा 5 मीटर का है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, तार होंगे, सारे वायर तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ऐसे वायर हैं, तार, ये सब क्या है, तार हैं, बिजली के तार, ठीक। उसके बाद 5 मीटर, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरे डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। ये पूरा का पूरा कितना है, 5 मीटर, मतलब ये जो पूरा खंभा है वो पूरा 5 मीटर का है, ठीक है। और हमें यहाँ पे पॉइंट बुक में दिया कितना है, ए, तो हम लोग नोट कर लेते हैं अच्छे से। ये पॉइंट हमको क्या दिया है बुक में, ए दिया है।
ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर खंभे पर आ गई खराबी को मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे की शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। मतलब अब देखिए, वो जाहिर सी बात है, अगर ये खंभा है, अगर तार यही है, ठीक है, तो हम सीढ़ी यहाँ ऐसे तो लगाएंगे नहीं। अगर आप सीढ़ी ऐसे लगा दिए तब तो इंसान कहाँ चला जाएगा, तार से ऊपर चला गया। तो हम खराबी क्या बादल की करेंगे? अगर मरम्मत करनी है तो क्या बादल की मरम्मत करेंगे? हमें तो तार की करनी है, तो तार के नीचे ना रहना पड़ेगा। तार के यहाँ रहेंगे तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब तार एजे है और व्यक्ति यहाँ चला जाएगा तो गड़बड़ बात है। तो हम लोग मरम्मत किसकी करेंगे? तो मरम्मत नहीं हो पाएगी। इसलिए बिजली का खंभा तक पहुंचने के लिए आपको कुछ नीचे ही आना पड़ेगा, मतलब व्यक्ति को यहाँ आना पड़ेगा। जो सीढ़ी लगाएगा वो कहाँ लगाएगा? यहाँ पे लगाएगा, ठीक है। अगर यहाँ लगा देता सीढ़ी तो वो ऊंचा चला जाएगा, तो उसको कहाँ लगाएगा? उस शिखर से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पे नीचे एक बिंदु बुक में दिया है, कितना? बी बिंदु दिया है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। अब हम सीढ़ी ऐसे नहीं लगाएंगे, सीढ़ी ऐसे लगाएंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे, तो हमको यहाँ आना पड़ेगा, तब तो हम आसानी से बिजली की खराबी तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, यहाँ से उसने एक सीढ़ी लगाई है, यहाँ पे ऐसे सीढ़ी तो ऐसे ही लगेगी। अब सीढ़ी ऐसे ऐसे खड़ा सीढ़ी तो लगेगा नहीं, सीढ़ी तो ऐसे झुका के ही लगेगा, ठीक है। सीढ़ी ऐसे लगाया है। उसके बाद 1.3 मीटर नीचे, मतलब ये जो है ये पूरी ऊंचाई है खंबे की, ठीक। और यहां तक नीचे आना, मतलब इस बिंदु बी तक आना। तो ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 1.3। ये चीज सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 1.3, थोड़ा सा क्लियर कर लिया जाए इस फिगर को। 1.3 मतलब ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 1.3 मीटर है। अब पूरी कितनी है? 5 है। तो हम लोग इतना निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये क्या है बच्चों? ये तो सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ी है। अब देखिए, सीढ़ी हम लोग यहाँ पे भी बना लीजिए, सीटी लिखा गया, सीढ़ी है ऐसे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसका 1.3 मीटर तक पहुंचना है, तो यहाँ से वो सीढ़ी लगा दिया। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब हमको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। एक चीज पता चल गया, ठीक है, चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाएगी। मतलब ये ऐसे 90 बनता है, तो ऐसे अगर वो झुकाएगी ऐसे, तो कितने डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पे? ये तो आपका आधार होगा ही, धरती, ठीक है। ये कितने डिग्री का कोण है? ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। 60 डिग्री का ये कोण यहाँ पे बना रही है। अच्छा, ठीक है, झुकाने पर बनाती है तो अपेक्षित स्थिति बनाती है। तो और यह भी बताइए कि खंबे की पाद बिंदु से सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी कितनी है? अब देखिए, ये खंबा है, ये क्या है? खंभा, ठीक है। तो ये बिंदु है, ये बिंदु है और ये बिंदु है, 4 बिंदु दिख रहा है। तो ये खंबे का शिखर है, एकदम ऊपर का छोर। ये बी बिंदु है, शिखर के बीच का बिंदु है। तो ये क्या है? ये आपका है खंभा का पाद बिंदु। क्या है बच्चों? खंभे का पाद बिंदु। और ये क्या है? ये सीढ़ी का पाद बिंदु है। किसका है? सीढ़ी का पाद बिंदु, ठीक है। वह खंभे का पाद बिंदु है और यह सीढ़ी का पाद बिंदु। तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें बहुत अच्छे से ज्ञात करनी है। अब देखिए, हम लोग इसको बहुत अच्छे से, अब जब ये चीज पता चल गया, फिगर बन गया, तो अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं दम है। मान लेते हैं ये क्या है? एक्स है, और इसको क्या मान लेते हैं? वाई है। आसानी से, बहुत आसानी से इसको एक्स वाई मान लेते हैं और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, ये 60 डिग्री है, तो ये आपको पता है कि कर्ण है, ये तो क्लियर है। कर्ण एंगल के सामने क्या होता है? हमेशा थीटा के सामने लंब होता है। और ये क्या आपका आधार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस बीसी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो बीसी की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पूरी लंबाई कितनी है?
ए बी, ठीक है, इसका नाम हम लोग रख दिया जाए, नाम नहीं रखे हैं क्या, ए बी सी, ठीक है, और डी, ए बी इस बिंदु का नाम सी, इस बिंदु का नाम डी। तो सबसे पहले हम बीसी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो बीसी की लंबाई कैसे ज्ञात होगी, देखिए कुल लंबाई कितनी है एसी, ये जो एसी है, ये एसी पूरी लंबाई वह किसके बराबर है, ए बी प्लस बीसी, ए बी और बीसी को जोड़ेंगे तो एसी आ जाएगा। तो एसी की पूरी लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। तो ए बी की लंबाई कितना है बच्चों, ए बी की लंबाई है 1.3 प्लस बीसी, ठीक है। तो ये 1.3 को इधर कर देंगे तो 5 माइनस 1.3 इज इक्वल टू बीसी। अब इसमें से माइनस कर देंगे, 5.0 में से 1.3 माइनस कर देंगे, ये कैरी लेगा 10, 1 लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, ये इसको दे देगा, इसके पास 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, 3.7 कितना आ जाएगा 3.7। बीसी की जो लंबाई आ गई 3.7, ऐसे लिख देते हैं, BC बराबर 3.7 मीटर, ठीक है। ये BC हमको पता चल गया कितना है, 3.5 है, 3.5 है। अब देखिए बहुत आसानी से हम लोग इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या लगा दें, देखिए हमको एक ये, अब ये दोनों अननोन है, ये दोनों पता है नहीं, ठीक है, ये दोनों चीज हमें पता नहीं है, ठीक है। हमने जो माना है उसको लिख लेते हैं, माना सीढ़ी, ठीक है, माना सीढ़ी की लंबाई, माना सीढ़ी की लंबाई x मीटर है तथा खंभा का पाद बिंदु, खंभा का पाद बिंदु तथा सीढ़ी का पाद बिंदु, सीढ़ी का पाद बिंदु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी y मीटर है। आप चाहें तो इस पाद बिंदु को y माने चाहे न माने, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये लाइन अगर न भी माने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ तक ये लाइन आप अगर नहीं, ये तो लिखना जरूरी है, लेकिन ये चाहें तो आप लिखें, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए बच्चों, सीढ़ी की लंबाई, ये लंबाई चाहिए। अब हमको ये त्रिभुज दिख रहा है, अब कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम त्रिभुज किस में जाते हैं, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। अब BCD में हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ये। तो आपको पता है कर्ण और लंब में कौन सा संबंध होता है, कर्ण और लंब में कौन सा संबंध होता है, अभी हमने रूल पढ़ा है, क्या होता है, कौन सा है, LAL बटे के KA। पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हमें किस में रिलेशन चाहिए, कर्ण मतलब के, कर्ण में और किस में, लंब में, ठीक है, कर्ण और लंब में। तो कौन सा कर्ण और लंब में कौन सा संबंध है, साइन थीटा का रूल है, ठीक है। पहला साइन थीटा का, लंब और कर्ण में कौन सा संबंध है, साइन थीटा का, ये लंब है ये कर्ण है, इनमें संबंध साइन थीटा का है। तो हम लोग साइन थीटा यूज कर देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे के कर्ण, L क्या है बच्चों, लंब है, बटे के क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है इसमें, BC है, बटे के कर्ण क्या है बच्चों, BD है, ठीक है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितना दिया, 60 डिग्री, साइन 60 बराबर BC, BC की, ये जो BC है, BC की लंबाई कितना है 3.7 अपॉन में BD को हमने क्या मान लिया है, यक्स मान लिया है, ठीक है। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3.7 अपॉन में x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसका इधर इसका इधर, ये √3x इक्वल टू हो जाएगा 3.7 इंटू में 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इस √3 को इसके नीचे ला देते हैं, तो x बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14 को 4 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 7.4 अपॉन में √3, ठीक है। अब √3 की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है,
क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दिया हुआ है, तो √3 की वैल्यू रख लीजिए। तो देखिए x इज इक्वल टू 7.4 अपॉन में √3 की वैल्यू कितना है 1.732, ठीक है 1.732। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1.732 तो 2 अंक तक लीजिए, 3 अंक तक लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, आप डिवाइड करिए 4.28 मीटर। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 4.28 मीटर। तो ये यक्स है क्या, ये है आपकी सीढ़ी की लंबाई। तो हमने एक चीज तो निकाल लिया, लिखेंगे अतः सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया 4.28 मीटर। एक चीज तो हम लोगों ने बच्चों फाइंड कर ली। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा वाला भी और सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फिगर अच्छा है ना तो क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, कहीं भी आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। देखिए इसको रब करते हैं, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को रब करते हैं। हमने सीढ़ी की लंबाई तो ज्ञात कर ली। अब हमसे क्या बोला है, मतलब खंबे और ये जो खंबा है और जो सीढ़ी है इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी, तो जिसको हम लोग ने क्या माना है y माना है। अब देखिए ये y कैसे निकलेगा, तो इस y को भी हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू पता चल गया है, तो ये वैल्यू अगर पता है तो इसके मदद से निकाल लीजिए, चाहे आप इसी की मदद से निकाल लीजिए, किसी की मदद से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे आप ये लगा दीजिए, अगर आप ये वाला रूल लगाएंगे तो tan थीटा यूज करना पड़ेगा। अगर ये वाला रूल लगाएंगे तो कर्ण बटे के आधार आपको cos थीटा यूज करना पड़ेगा। जो आपकी मर्जी वो कर सकते हैं। तो चलिए इसी को कर लेते हैं, ठीक है ये वाला जैसे रूल लगा लेते हैं। तो फिर से त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में फिर से क्या यूज कर दिया जाए tan थीटा। tan थीटा कितना है 60 डिग्री। तो फिर से हम इसको लिख लेते हैं पहले पूरा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, देखिए tan थीटा क्या होता है L/A। L क्या है लंब बटे के आधार, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है, लंब है आपका BC अपॉन में आधार कितना है CD। तो tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इक्वल टू BC कितना है BC 3.7 है अपॉन में CD को हमने क्या माना है y माना है। tan 60 कितना होता है, tan 60 की वैल्यू हमने अभी उधर ही निकाली है, कितना होता है √3 इक्वल टू 3.7 अपॉन में y, ठीक है। अब आप क्या करिए y को उधर ले जाइए और √3 को इसके नीचे ले आइए। तो यहाँ पे होगा दिस इम्प्लाई y बराबर क्या हो जाएगा 3.7 अपॉन में क्या √3। तो y इज इक्वल टू, अब देखिए 3.7 अपॉन में √3 की वैल्यू हमें दिया है फिर से 1.73, कितना दिया है 1.73। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पे, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो y बराबर कितना रहेगा 2.14 मीटर। तो देखिए ये y क्या था, y को हमने क्या माना था पाद बिंदु के बीच, इन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी इतना आ गया। तो बहुत आसानी से देखिए हम लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बच्चों फिगर पे अगर कमांड है तभी आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये जो चैप्टर है इसमें जो सोल्यूशन है ना वो बहुत, सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, लेकिन आपको फिगर में दिक्कत हो सकता है। तो फिगर पे कमांड बनाइए, सोल्यूशन आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ने एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन को देख लिया, एग्जाम्पल 1 और 2 को देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, ठीक है। बाकी बचे हुए जितने भी एग्जाम्पल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का जो एग्जाम्पल है वो इससे भी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसको तो और केयरफुल हमको देखना होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लेगा, फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल वाले वीडियो को
देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।